Assalamualaikum dear students, it is Amir Mumtaz again, and today we'll discuss first year chemistry, chapter number 4, gases, the graphical representation of ideal and non-ideal behavior of the gases. In the previous lecture, we had discussed about the mathematical aspect of the ideal and non-ideal behavior. Uh, and today we'll discuss number 1, the graphical representation of the ideal and non-ideal behavior. And along with that, we will also discuss the van der Waal equation. So we'll discuss graphical representation of ideal and non-ideal behavior of the gases. Okay, now when we discuss the graphical representation, so obviously we have to draw a graph. So now the graph is plotted between two factors. One factor is taken from the general gas equation, actually, which is PV over RT equals to N. चूंकि हमने जनरल गैस इक्वेशन पहले पढ़ ली है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको. PV over RT equals to N. एक्चुअली हम जब उसको लिखते हैं PV equals to NRT, तो मैंने RT जो है वो PV वाली साइड पर डिवाइड किया हुआ है, तो PV over RT equals to N. तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है. हम इसको प्लॉट करेंगे, PV over RT को हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट प्रेशर. तो इसमें पहले मैं ये ड्रॉ कर लूँ. तो PV over RT विल बी प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर. प्रेशर जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है मैंने, और PV over RT जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस है. ये P इसमें जो प्रेशर है वो दरअसल हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर कहलाएगा. अब जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो मैंने रेड बॉल पॉइंट से बनाया है इसको. तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए होगी? आइडियल गैस के लिए होगी. और अगर आप देखें तो PV over RT शुड बी इक्वलेंट टू N. N मतलब नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा फॉर एन आइडियल गैस. अब आइडियल गैस के लिए हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये जो आपको थोड़ी ब्लैक सी नजर आई थी ऊपर, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है. अब जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो मैंने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है PV over RT, उसमें चार चीजें आपको नजर आ रही हैं. PV डिवाइडेड बाय RT. तो पहले मैं नीचे वालों की बात कर लेता हूं, डिनोमिनेटर्स की. R और T. R कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको भी हम कांस्टेंट रखेंगे फॉर द टाइम बीइंग. तो ये डिनोमिनेटर में दोनों चीजें कांस्टेंट हैं. ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन. कांस्टेंट रहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इस तरह कम होगा कि उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, जो कि इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यहाँ हमें नजर आ रहा है PV over RT के. तो इसीलिए हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, बिल्कुल सीधी, जो चेंज नहीं हो रही. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और ये चेंज नहीं होगा, और ये है आइडियल के लिए. लेकिन जब हम इसी ग्राफ को नॉन आइडियल गैसेस के लिए पढ़ेंगे या रियल गैसेस के लिए, तो फिर ये चेंज होगा, ये इसके मुताबिक नहीं आएगा. बल्कि जो रियल गैसेस का ग्राफ बनेगा PV over RT फैक्टर का, इस फैक्टर को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं. PV over RT इज आल्सो नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एंड इट इज इक्वल टू N फॉर द आइडियल गैस. लेकिन ये 100% उसके बराबर नहीं होगा, N के बराबर नहीं होगा फॉर द रियल गैसेस, क्योंकि रियल गैसेस डेविएट करेंगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. तो अभी देखिए दोबारा से बात कर लेते हैं. तो आइडियल और जो नॉन आइडियल बिहेवियर है, उसमें हम लोग जब इस चीज को देख रहे थे, तो आइडियल गैस का जो ग्राफ है वो हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलती है. स्ट्रेट लाइन इसलिए कि ये मैं कल से जो मैंने पढ़ाया था उसी के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ. स्ट्रेट लाइन हमें इसलिए मिलती है कि दरअसल जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ PV कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट ऑफ PV कांस्टेंट रहता है, जिस वजह से हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है. लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर हम कोई और गैसेस जो हैं वो लेते हैं. जैसे जब हम जो रियल गैसेस लेंगे, जिनको हम कहते हैं कि वो नॉन आइडियल गैसेस हैं, तो रियल गैसेस जो हैं उनके अंदर जो ग्राफ हमें हासिल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे मैं कल हाइड्रोजन का बता रहा था, वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन का ग्राफ. नाउ दिस इज हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का ग्राफ जो है वो हमें डिफरेंट तरीके से मिलेगा. इसी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ जो है वो हमें कुछ इस तरह से जाता हुआ नजर आएगा. अमोनिया का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा. ठीक है,
तो ये डिफरेंट गैसेस के हमें डिफरेंट ग्राफ नजर आते हैं। ये ग्राफ हमें डिफरेंट इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये हर एक गैस नॉन आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है। नन ऑफ द गैस इज शोइंग द आइडियल बिहेवियर। जैसे फर्स्ट तो ये मैं हीलियम बना देता हूँ, ठीक है। तो हर एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को शो नहीं कर रही, नॉन आइडियल बिहेवियर को शो कर रही है। इसलिए हर गैस का ग्राफ, ये ग्राफ अगर आप देखें, हर गैस का ग्राफ इस आइडियल, ये जो रेड वाला ग्राफ मैंने बनाया था उससे डेविएट कर रहा है, उससे दूर है। इसका मतलब ये होगा कि गैसेस डेविएट कर रही हैं। अच्छा, अब जिस गैस का ग्राफ जितना ज्यादा दूर बनता है वो गैस उतनी ही ज्यादा, इसका मतलब है कि वो नॉन आइडियल भी होती है। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नॉन आइडियल है, हाइड्रोजन और हीलियम कम नॉन आइडियल है। कम नॉन आइडियल का मतलब हुआ कि ज्यादा आइडियल हो जाएंगी। अच्छा, अब हमने इसमें जो नेक्स्ट चीज देखनी होती है कि इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि जाने ठीक है, गैसेस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ के बारे में पता चल गया आपको। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप फिर अपने व्हाट्सएप के अंदर मुझसे पूछें, मैं इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर करूंगा। और देखिए, जितना भी ग्राफ आइडियल लाइन से डेविएट करेगा वो गैस उतनी ज्यादा नॉन आइडियल होगी, वो गैस उतनी ज्यादा नॉन आइडियल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर इसमें जो चीज अब हमने देखनी होती है, कंसिडर करनी होती है, वो ये कि हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा कि ऑल द रियल गैसेस आर नॉन आइडियल इन कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि तमाम जो रियल गैसेस हैं वो 100% आइडियल गैस लॉस को फॉलो नहीं करती। तो कल हमने ये बात पढ़ी थी कि उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह देखें, गैसेस का तो अपना एक बिहेवियर है, हमने कोशिश की अपने लॉज के जरिए उनको एक्सप्लेन करने की। अगर कहीं मसला आ रहा है तो उसका मतलब है कि हमारे लॉज में या हमारा जो पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी है उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम कल मैंने आपको बताए थे कि दो मसले थे जिसकी वजह से गैसेस जो है वो नॉन आइडियल कैरेक्टर शो करती हैं। अब वो दो मसले क्या थे, वो दो फॉल्टी असम्पशंस थे। हमने एक पढ़ा था दैट देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हमने पढ़ा था द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ये दोनों पोस्टुलेट्स गलत हैं। अब अगर ये गलत हैं तो फिर इनकी करेक्शन भी की जानी चाहिए थी। तो इसकी करेक्शन जो है वो की थी एक डच साइंटिस्ट था, वेंडर वॉल। वेंडर वॉल ने इन लॉज की अंदर जो अमेंडमेंट है वो की और कुछ करेक्शन की, जिसकी वजह से हम लोग उसने एक नई हमें इक्वेशन बना के दी, उसे हम कहते हैं वेंडर वॉल्स इक्वेशन। कंटिन्यूसली कोई बंदा अनम्यूट है जिसकी वजह से उसके आवाजें आ रही हैं, सारी बच्चे बोल रहे हैं। अब मैं एक्चुअली पढ़ाने पर ध्यान दूं या आप लोगों को म्यूट अनम्यूट करता रहूं? काइंडली इस चीज के ऊपर खुद सब लोग देखें। एक दफा एसओपी बता दिया गया है, उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो सब दोस्तों को उसमें फायदा होगा। सो वेंडर वॉल्स इक्वेशन। अब ये वेंडर वॉल्स इक्वेशन क्या बला है? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि कुछ मसाइल हमें नजर आए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में या पोस्टुलेट्स में। तो फिर ये एक डच साइंटिस्ट था, 1873 में इसने अमेंडमेंट कर दी जर्नल गैस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इसने एक नई इक्वेशन बना दी, ठीक है। ही अमेंडेड द जर्नल गैस इक्वेशन। आपको याद है जर्नल गैस इक्वेशन क्या है? जर्नल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, जर्नल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन थी। अच्छा, अब इसने क्या किया कि इसको इसने करेक्ट कर दिया, एंड ही करेक्टेड इट टू, यानी इसको उसने सही किया, नई अपनी वेंडरवाल इक्वेशन बनाई ये वाली। और वेंडरवाल इक्वेशन उसने क्या बनाई? उसने कहा कि दरअसल पी पी नहीं होना चाहिए बल्कि पी प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर होना चाहिए, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होना चाहिए V माइनस एन बी, और ये बराबर होगा एनआरटी के। दिस शुड बी इक्वल टू एनआरटी। मैं ये जरा इसको इधर कर देता हूं। तो P प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर इंटू V माइनस एन बी इक्वल्स टू एनआरटी। ये जो जनरल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसको करेक्ट करके वेंडर वॉल ने ये वाली इक्वेशन आपको बना दी, P प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर इंटू V माइनस एन बी। यानी उसने कहा प्रेशर P नहीं होगा बल्कि प्रेशर होना चाहिए प्रेशर प्लस ए एन स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर,
और वॉल्यूम V नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए V माइनस NV। अब उसने ये करेक्शंस कैसे की? उसने दो करेक्शन की थी जिनको हम वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन के तौर पर पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें वॉल्यूम करेक्शन। तो वैन डर वाल ने वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया? गैसेस के अंदर उनके वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया? उसने बताया कि दरअसल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो एग्जैक्ट V नहीं होगा। जरा पॉइंट को समझना है आप लोगों ने। यहाँ पर क्या है हमारा जो आइडियल कॉन्सेप्ट है, आइडियल कॉन्सेप्ट के मुताबिक किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है। अच्छा, यहां मैं दो किस्म के अल्फाज बोल रहा हूं। गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम डिफरेंट चीज है, गैस का टोटल अपना वॉल्यूम डिफरेंट चीज है। आइडियल सिनेरियो में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जीरो लिया जाता है या अप्रोक्सीमेटली जीरो लिया जाता है, और गैस का टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। ठीक है, यानी गैस का टोटल वॉल्यूम हम किसके बराबर लेते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। इसीलिए हम लोग आइडियल सिनेरियो में ये कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। आइडियली अगर आप देख रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या अगर मैं इसको वी वेसल कह दूं, वेसल मतलब जिसमें हमने गैस को रखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और जो आप कह लीजिए कि वेसल होता है वो एक ही बात है। दरअसल ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ गैस के। ये कौन सा सिनेरियो मैंने बताया आपको? आइडियल सिनेरियो है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल ऐसा नहीं है, बल्कि उसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर यानी वॉल्यूम ऑफ वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यानी होना चाहिए किसी भी गैस का जब हम वॉल्यूम लेंगे तो वो दरअसल वॉल्यूम बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वेसल मतलब कंटेनर, कंटेनर भी कह सकते हैं आप इसको, माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। दरअसल कॉन्सेप्ट ये है, फर्दर इसमें एक चीज और भी सुन लीजिए कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा दरअसल वो फ्री स्पेस होती है जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकें। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम हो तो जहां पर कोई गैस का मॉलिक्यूल खुद मौजूद होगा वहां पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को वो फ्रीली मूव नहीं करने देगा। तो इसलिए किसी भी गैस का जो वॉल्यूम आएगा वो दरअसल एक्चुअली होना चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर यानी वॉल्यूम ऑफ द वेसल माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है ये दरअसल लिया जाएगा इक्वल टू, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम, और ये बराबर हो जाएगा, इसी को मैं अब ऐसे लिखूंगा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इफेक्टिव वॉल्यूम, ये दरअसल बराबर हो जाएगा फैक्टर बी के। जबकि ये बी क्या है? बी को कहते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम। बी इज इफेक्टिव वॉल्यूम, बी इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसमें हम फिजिकल क्लास में काफी डिटेल में बहस कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम भी कम है, तो इसलिए मेरी जो मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होगी। B इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल एंड B मैथमेटिकली बराबर होता है, B मैथमेटिकली बराबर होता है टू द 4 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है जिसे हम Vm कह रहे हैं,
तो Vm के 4 टाइम्स के बराबर होता है B, और ये B वो वॉल्यूम है जो कि माइनस हो जाएगा वेसल में से और बाकी होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द गैस बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैन डर वाल? वॉल्यूम ऑफ द गैस हमारे पास क्या हो जाना चाहिए फिर? तो वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू B माइनस B। अच्छा, ये है किसी एक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो फिर हम इसको लिखेंगे NB। तो इक्वेशन असल में ऐसे होगी। सो नाउ दिस इज द वॉल्यूम व्हिच शुड वी टेक इन द जनरल गैस इक्वेशन। तो हमें बताया वैन डर वाल ने कि जो वॉल्यूम, ये जो V मैंने लिखा है इसको V वेसल मैंने, या V कंटेनर जिसको आप कहते हैं ना, ये वो है V वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, माइनस NB। NB, N is number of moles and B is the effective volume of the gas molecule, यानी वो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल का जो हम माइनस कर देंगे टोटल कंटेनर में से। तो दरअसल मतलब ये हुआ कि किसी गैस का, अब आइडियल सिनेरियो में जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो हम ले लेते हैं कि जी वॉल्यूम इक्वल टू कंटेनर का वॉल्यूम। असल में कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, बल्कि उससे कम है थोड़ा सा वॉल्यूम। कितना कम है? जितना गैस के मॉलिक्यूल का साइज होगा उस लिहाज से हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस NB। नाउ दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 जो उसने वॉल्यूम की करेक्शन की। बिल्कुल ऐसे ही अब हम थोड़ी सी इसकी अंदर जो है वो स्टडी करेंगे अबाउट द प्रेशर करेक्शन। ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन को जो है वो जरा थोड़ा सा देख लें, प्रेशर को कैसे करेक्ट किया जाएगा। प्रेशर करेक्शन के लिए पहले तो प्रेशर हमें समझ में होना चाहिए कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप सब लोगों को याद होगा प्रेशर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अब गैस के सिनेरियो में जब हम गैस को, किसी गैस को हमने, फर्ज करें हमने किसी गैस को कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, फर्ज कर लीजिए अब ये गैस है और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन, और जब ये मूव कर रहे होंगे तो ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे। जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे तो जाहिर है ये क्योंकि मूव कर रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लिहाजा ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जब टकराते हैं तो ये फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को पर यूनिट एरिया अगर हम मेजर कर लें तो हमें प्रेशर मिल जाता है। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हुआ दरअसल? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल। प्रेशर की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, it is the force exerted by the gas molecules per unit area on the wall of the container। wall of the container पर जाकर जब टकराते हैं तो जो ये प्रेशर फोर्स लगाते हैं उसको अगर हम पर यूनिट एरिया मेजर कर लें तो यही दरअसल हमारा प्रेशर ऑफ द गैस कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जब हम कहते हैं आइडियल सिनेरियो में कि गैस का जो आइडियल प्रेशर है वो तो हमने एक देख लिया, सही है, लेकिन जब हम एक्चुअल सिनेरियो में आते हैं तो वैन डर वाल ने कहा कि वो जो हम प्रेशर ले रहे होते हैं वो प्रेशर भी सही नहीं है, उसको भी ठीक होना चाहिए। अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आइडियल सिनेरियो में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आइडियली गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। अच्छा, फर्ज कीजिए कि जब हम ये बात समझ रहे हैं, उसका मतलब है ये जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अब हम दो मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स ले लेते हैं। फर्स्ट कीजिए ग्रुप ए। ग्रुप ए वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अबाउट टू स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर है। इनको जरा मैं दोबारा से ये मोटा करके बना रहा हूं। फर्ज करो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने जाकर अब टकराना है गैस के जो कंटेनर है उसके वॉल के साथ, और उन्होंने एक प्रेशर लगाना है। अब आइडियल सिनेरियो के मुताबिक ये बिल्कुल फ्री टू मूव है क्योंकि इनको कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, कोई चीज इनको छेड़ नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जाकर अपनी 100% फोर्स के साथ वॉल ऑफ कंटेनर को टकराएंगे। ये जो मैंने थोड़े से ब्लैक डॉट करके मोटे किए हैं, ये जाकर 100% जाकर टकराएंगे, और जब ये जाकर टकराएंगे तो ये क्या करेंगे, ये वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराते ही अपना प्रेशर लगाएंगे और मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये अब अपना मैक्सिमम प्रेशर जो है वो हिट करेंगे। ठीक है,
इसके साथ ही इसके बिल्कुल पीछे हमें एक और तरह के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे जिनको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं फर्ज करें, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनको मैं बी मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ। इनको जरा इस तरह से बना देता हूँ अगर आपको ये दिखाई दे सके, कैसे नजर आ रहे हैं, ठीक। ये बिल्कुल इनके पीछे एक दूसरी लेयर है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो ये दो लेयर्स बनी हुई है मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल की लेयर ये मैंने जिसको बी कह दिया और एक ये जिसको हमने ए के तौर पर कहा। अब ए लेयर के मॉलिक्यूल्स वो हैं जो कि जाके हिट करने जा रहे हैं, सही है, और ये बी के मॉलिक्यूल इसके पीछे हैं, फिर सी के लेयर इस तरह से होगी, डी लेयर होगी, एफ लेयर इस तरह से, मतलब लेयर्स की तरह से हम बात करते हैं। अच्छा, अब चूंकि आइडियल सिनेरियो में, दोबारा याद करवा रहा हूं, आइडियल में इन मॉलिक्यूल्स की क्या आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं, ना ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद नहीं है। चूंकि इनके दरमियान कोई आपस में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, लिहाजा ए के मॉलिक्यूल अपनी पूरी कुव्वत के साथ वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे और मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे। लेकिन आइडियल सिनेरियो को जब हम छोड़ते हैं और रियल सिनेरियो में आते हैं, रियल गैसेस को देखते हैं, तो रियल गैसेस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। और जब रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि जो रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस, इनके अंदर प्रेशर उतना नहीं लगेगा जितना आइडियल में लग रहा था। अब इस बात को दोबारा समझें, ध्यान से समझिएगा। जब ए के मॉलिक्यूल्स बी को ए के मॉलिक्यूल्स कंटेनर को हिट करना चाह रहे हैं तो इनको हिट करने से पहले बी के मॉलिक्यूल्स अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच लेंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि उतनी कुव्वत के साथ जाकर कौन, ए के मॉलिक्यूल उतनी कुव्वत के साथ, उतनी फोर्स के साथ वॉल ऑफ कंटेनर से नहीं टकराएंगे जितनी कुव्वत के साथ इनको टकराना चाहिए था आइडियल सिनेरियो में। रियल सिनेरियो में ये उतनी कुव्वत के साथ नहीं टकराते। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लेयर बी के मॉलिक्यूल्स, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इनको थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फर्ज करें हम एक कमरे में बहुत से बच्चे जो हैं या लड़के जो हैं वो मौजूद हैं और वो लड़के जो हैं वो भाग रहे हैं। उन फर्ज करें एक लड़का भागता हुआ जाता है और वो दीवार के साथ टकराने लगता है, तो अगर पीछे से मौजूद कोई लड़का उसको पीछे पकड़ के खींच ले तो वो उतनी कुव्वत के साथ आगे नहीं टकराएगा, बच जाएगा। अब जब वो लड़का जाकर कुव्वत से अपनी पूरी से टकराता तो उसने क्या करना? उसने प्रेशर लगाना था वॉल के ऊपर। अब अगर आपने पीछे से किसी ने पकड़ के उसको खींच लिया तो क्या वो उतनी कुव्वत के साथ अपना प्रेशर लगा सकेगा? नहीं लगा सकेगा। सेम यही सिनेरियो गैसेस के लिए भी समझना है आपने, कि जब गैस ए के मॉलिक्यूल टकराने जा रहे थे वॉल ऑफ कंटेनर के साथ और प्रेशर लगाना चाह रहे थे, तो जो गैस, ये जो लेयर बी के मॉलिक्यूल है, लेयर बी के मॉलिक्यूल, ये वही गैस है, उसके मॉलिक्यूल देखो ऐसे लेयर की तरह होते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, इस तरह से। तो लेयर बी के मॉलिक्यूल्स लेयर ए के मॉलिक्यूल्स को पीछे खींच लेंगे थोड़ा सा। जब ये इस तरफ खींचेंगे अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, तो ये पूरी तरह से उनके साथ फोर्स नहीं लगा पाएंगे, और जब नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब है कुछ प्रेशर में कमी आ जाएगी। इस प्रेशर में कमी को अब हम किस तरह से लेते हैं? वैन डर वाल ने कहा दरअसल कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी गैस के हवाले से, जो टोटल प्रेशर होता है उसको हम अगर कह दें कि किसी भी गैस का जो टोटल प्रेशर है जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, अगर हम इसको पी ऑब्जर्व कह दें, ऑब्जर्व यानी असल रियल प्रेशर, तो ये दरअसल बराबर होगा दो चीजों के। आइडियल प्रेशर जो कि मैक्सिमम प्रेशर है, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम होगा? इसको हम कहेंगे पी डैश। क्या कह देंगे इसको? पी डैश। ये पी डैश क्या है? दरअसल इसको हम कहते हैं लेसन प्रेशर। लेसन, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, शायद आपको नजर ना आए, लेकिन मेरी आवाज पर से सुन लीजिए। लेसन मतलब कम होना, लेस होता है ना, तो लेसन कम किया हुआ प्रेशर। तो दरअसल असल जो प्रेशर है जिसको हम पी ऑब्जर्व्ड या पी एक्चुअल कह सकते हैं, वो बराबर होगा आइडियल प्रेशर के। आइडियल प्रेशर यानी जो टोटल हम आइडियल में समझ रहे थे, आइडियल में तो देखें कोई
अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं थी तो कोई प्रेशर कम नहीं हुआ था, टाइम थोड़ा कम रह गया, जरा मैं तेज कर लूं इसको। आइडियल माइनस पी डैश। अब ये पी डैश को समझना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये पी डैश क्या चीज है, पी डैश ओके। पी डैश जो है वो अब क्या चीज है, पी डैश को जो है वो अब हम लोग देख लेते हैं। पी डैश वो प्रेशर है जो कम हो गया, ठीक है। इसकी भी अपनी एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। पी डैश बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दो चीजों के। एक, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द लेयर ए मॉलिक्यूल्स। कंसंट्रेशन का मतलब होगा, इसको लिख दो पहले, कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल्स। कंसंट्रेशन से क्या मुराद होती है, मैं यहां इसको जरा थोड़ा सा लिखता हूं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन से मुराद होगा नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, फर्ज करें ए मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन सी ए से मुराद होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लेयर ए ओवर बी। इसी तरह से सी बी क्या लाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम दोनों का मैंने सेम लिखा है क्योंकि वॉल्यूम तो पूरे कंटेनर का एक जैसा है, तो ओवर बी, ठीक है। तो ये दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पर वापस पुट कर दूं, ये जो ए और इसकी वैल्यूज हैं ये मैं यहां पर ले आता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी डैश इज प्रोपोर्शनल टू एन ए बी इंटू एन बी वी। number of molecules of layer A, number of molecules of layer A divided by volume multiplied by number of molecules of layer B divided by volume, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि मुझे पेज चेंज करना पड़ रहा है, तो ये चीज इस तरह से बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखिए, P डैश इज प्रोपोर्शनल टू, ये लिखा था मैंने, Na ओवर V इंटू NB ओवर G। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं, इक्वालिटी ले आते हैं, तो आ जाएगा इसकी जगह, जब हम इक्वालिटी लेके आते हैं तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं ये कांस्टेंट है A, ठीक है, इनटू Na डॉट NB ओवर B स्क्वायर। अब जरा एक बात और समझिए, ये Na क्या था, Na था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर A, NB क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर B, और ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। सो एज Na इक्वल्स टू NB, तो मैं दोनों को मिला के सिर्फ N ही कह देता हूं, ठीक है। ये आपस में इक्वल है, Na इक्वल है NB के, और इन दोनों को अगर मैं N लिखूं तो इसका मतलब है मेरी ये जो ऊपर इक्वेशन है ये वाली, फर्स्ट करें इट इज इक्वेशन नंबर 3। सो बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, अनम्यूट हो जाइए प्लीज, कोई म्यूट, सॉरी म्यूट हो जाइए, कोई अनम्यूट हुआ है प्लीज। ओके, अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगी P डैश इक्वल्स टू A। अच्छा अब देखो, इनकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, N, तो N इंटू N स्क्वायर ओवर B स्क्वायर। ये वो लेसेंट प्रेशर है, वो प्रेशर जो के काम होना चाहिए। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सिनेरियो बना कि मेरे पास जो था जो प्रेशर होना चाहिए था, वो प्रेशर होना चाहिए इसके बराबर। P आइडियल जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, P आइडियल जो है वो दरअसल P प्लस P डैश हो जाएगा, P प्लस P डैश, P प्लस P डैश। सो P आइडियल आ जाएगा, ये मैं दोबारा याद करवा देता हूं, ये देखिए जरा, ये हमने पढ़ा था P ऑब्जर्व्ड या P एक्चुअल, जिसको हम सिर्फ P कहते हैं, ठीक है, बराबर होता है P आइडियल माइनस P डैश। तो P आइडियल किसके बराबर हो गया, इसे मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा, अब दोबारा से देखें, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, P आइडियल बराबर हो जाएगा, ठीक है, P प्लस
P डैश, और P डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। तो मैं P आइडियल जो है वो ये पुट करूंगा। सो वैन डर वाल ने प्रेशर को करेक्ट करके बताया कि दरअसल वो प्रेशर बराबर होना चाहिए P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। अब इसको जरा यहां थोड़ा सा मैं सेम बना देता हूं। हाँ जी, अब जरा ये देख लीजिए, ठीक है, बाय पुटिंग इन जनरल गैस इक्वेशन। फर्स्ट करें इसको मैं नंबर 4 इक्वेशन, या इक्वेशन के नंबर तो चले आप जो मर्जी दे लें। बाय पुटिंग दी न्यू वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन जनरल गैस इक्वेशन। तो जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी वो ये मिलेगी। देखो जनरल गैस इक्वेशन ये थी PV इक्वल्स टू nRT। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो P क्या पुट करूंगा, P की वैल्यू आएगी P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। प्रेशर अब ये होना चाहिए, और वॉल्यूम कितना दिया था हमने, V माइनस NV इक्वल्स टू nRT। Now this equation is known as the equation, the van der Waal equation for the real gases, van der Waals equation for the real gases। यानी अब हम रियल गैसेस को इसकी मदद से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारा आखिरी वो चल रहा है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि बस मेरे ख्याल में खत्म हो ही जाएगा। मजीद जो है वो हम लोग फिर हाँ नहीं, थोड़ा सा यार हमें मिल गया चांस, चलें अच्छी बात है, थैंक्स टू जूम। ओके, इसमें देखिए नहीं अभी चल रहा है, ठीक है, वो अभी जरा खत्म नहीं किया टाइम उन्होंने, 40 मिनट्स तो हो गए हैं वैसे, लेकिन चलें। अब देखिए वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये आ गई। अब इसमें दोबारा से सिनेरियो को समझ लेना है आपने। इसमें ये जो दो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो कांस्टेंट कौन कौन से, इनको कहते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, वैन डर वाल कांस्टेंट्स। तो वैन डर वाल कांस्टेंट्स क्या है, अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम में हमने एक फैक्टर इस्तेमाल किया था B, तो एक वैन डर वाल कांस्टेंट B होता है, और दूसरा है वैन डर वाल कांस्टेंट A, जो हमने कहां इस्तेमाल किया था, प्रेशर में यूज किया। अच्छा, अब ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है आपने। B represents the volume of gas molecule, B represents volume of gas molecule, और A represents the intermolecular attractive forces। अच्छा, अब देखो रियल सिनेरियो में इन दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, लेकिन आइडियल में ये दोनों जीरो होते हैं, आइडियल में दोनों जीरो। अब अगर मैं इस इक्वेशन में वापस देखो B को जीरो पुट कर दूं, यहाँ B जीरो अगर हो जाए तो V माइनस जीरो दोबारा V आ जाएगा, और अगर A को जीरो कर दूं तो ये सारा ऐसा जीरो हो जाएगा, सिर्फ P रह जाएगा, तो P इंटू V दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो वैन डर वाल इक्वेशन में A और B की अहमियत है, तो A और B की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गैस उतनी ही ज्यादा नॉन आइडियल होगी। आप लोगों का जो असाइनमेंट होगा वो मैं मजीद भी बता देता हूँ उसको। आज एक तो आपने ये करना है कि इन दोनों के आपने यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, ये आपकी बुक में दिए हैं, तो इनके यूनिट्स, वैन डर वाल कांस्टेंट के यूनिट्स आप लोगों ने करने। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग एक तो इसके जो यूनिट्स हैं मेजर कर लीजिए। मैं दोबारा से फिर एक दफ़ा ये वाजे कर दूं कि ये जो A और B फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। A और B वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी गैस उतनी ज़्यादा नॉन आइडियल होगी, जितनी ये वैल्यू किसी गैस के लिए कम होंगी गैस उतनी ही ज़्यादा आइडियल होती जाएगी, और अगर A और B की वैल्यू ज़ीरो हो जाएं तो वो गैस 100% आइडियल हो जाएगी। तो किसी भी रियल गैस के अंदर A और B की वैल्यूज़ जो हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि वो ज़्यादा जितनी होती जाएंगी तो गैस उतनी ज़्यादा नॉन आइडियल होती जाएगी। A रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जिस गैस की ज़्यादा हैं उसी की A वैल्यू ज़्यादा होगी, तो A वैल्यू ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो तो आइडियल गैस के मुताबिक होनी ही नहीं चाहिए, तो अब इसका मतलब है जिसकी A वैल्यू ज़्यादा आ रही है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं और वो गैस ज़्यादा नॉन आइडियल है। इसी तरह से B की वैल्यू ये भी जीरो होनी चाहिए क्योंकि B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है या इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। अब आइडियल सिनेरियो में इफेक्टिव वॉल्यूम या मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो तो जीरो होता है। अब अगर जीरो हो तो B की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, तो फिर गैस आइडियल होगी। लेकिन अगर B की वैल्यू है
किसी गैस के लिए, तो इसका मतलब है वो गैस आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल में चली जाएगी। तमाम रियल गैसेस यही करती हैं, और जितनी बी की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब वो गैस के मालिक्यूल बड़े हैं और वो ज़्यादा नॉन आइडियल होती जाएगी। ठीक हो गया? तो दैट्स ऑल फॉर द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैसेस, रियल गैसेस। स्टूडेंट्स, आई गेस यू हैव गॉट इट। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे।